अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटका टीईटी के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ख़ास करके हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की वीडियोस उर्दू में लाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमसे ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर यहाँ पर है, देखो 9945905557। हमसे ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो हमारा है समाजी साइंस की तदरीसियात, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में साइंस के मतलब जानेंगे। पेडागोजी साइंस की, सोशल साइंस की क्या है, इसके मतलब भी क्या है। काफ़ी क्वेश्चंस, कम से कम 20 सवालात पेडागोजी के मतलब आते हैं। तो चलो इंशाल्लाह हम इसके मतलब मालूमात हासिल करेंगे। तो ख़ास करके हम क्या है इस वीडियो में आईन हिंदुस्तान के मतलब कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दस्तूर हिंद, जिसे आईन हिंदुस्तान कहा जाता है, उसके मतलब मालूमात हासिल करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया निज़ाम हुकूमत के अंजाम देने में, निज़ाम हुकूमत को अंजाम देने में आइन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, दस्तूर की। दस्तूर के बगैर किसी मुल्क की हुकूमत चलना मुश्किल है। तो हर मुल्क का एक अपना दस्तूर होता है। दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में कोई ना कोई दस्तूर निज़ाम में, दस्तूरी निज़ाम जो हुकूमत चलाने के लिए कबूल कर लिया है। हमारे मुल्क ने भी कुछ ज़ाबिते यानी कवानीन का इस्तेमाल कर तय कर किए हैं, जिसे हम आईन हिंदुस्तान या दस्तूर हिंद कहते हैं। हमारे मुल्क का निज़ाम हुकूमत इसी आइन के मुताबिक अंजाम पाता है। इसमें शहरियों के हुकूक, फ़राइज़, हुकूमती इदारों की तश्कील और उनके इख्तियारात की मालूमात तफसील में दी गई हैं। क्या है आइन हिंदुस्तान में? शहरियों के हुकूक क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं, हुकूमती इदारों की तश्कील किस तरह से दी जाती है, उनके इख्तियारात क्या क्या हैं, और उसके बारे में तफसीलन आइन हिंदुस्तान में मौजूद है। आज़ादी के पहले के हालात और आइन के मुताबिक देखिए, आज़ादी के पहले के हालात और आइन यानी दस्तूर के बारे में। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले के दौर में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान का कानून बनाया था, लेकिन आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी अवाम अपने मुल्क के निज़ाम हुकूमत के लिए खुद कवानीन बनाना चाहती थी। इसके लिए क्या है, 9 दिसंबर 1946 में मजलिस आइन की पहली नशिस्त हुई। नशिस्त मतलब जो मीटिंग हुई, पहली नशिस्त, दस्तूर साजी का अमल शुरू हुआ। जिस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है मजलिस के सदर बनाया गया। इस मजलिस में 369 मेंबर थे। कौन सी पहली नशिस्त में मजलिस की 1946 में वो नशिस्त बैठाई गई। मजलिस आइन में मशहूर और माहिर कानूनदां, महाराजाओं और नवाबों की रियासत के नुमाइंदे और औरतों की तरफ से नुमाइंदे भी शामिल थे। बहुत सारी कमेटियां बनाई गई जिसमें आइन का खाका तैयार करने के लिए सबसे अहम ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी, बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी दस्तूर साज कमेटी कहा जाता है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, जिसको हम दस्तूर साज असेंबली बोलते हैं। दस्तूर साज असेंबली, दस्तूर साज कमेटी। ड्राफ्टिंग मतलब ड्राफ्ट तैयार करना, मसूदा तैयार करना। दस्तूर साज असेंबली मतलब दस्तूर साज बनाना। यहाँ ड्राफ्टिंग मतलब दस्तूरी मसूदा कमेटी, माफ कीजिएगा, ड्राफ्टिंग मतलब मसूदा कमेटी। दस्तूरी मसूदा कमेटी के चेयरमैन क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर। और दस्तूर साज कमेटी के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद साज कमेटी के सदस्य। और मसूदा तैयार करने के चेयरमैन क्या है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मजलिस आइन ने मुकम्मल आइन 26 नवंबर 1949 को मंजूर किया।
तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 से यह आइन दस्तूर में नाफिज किया जाएगा। इसको मंजूरी कब मिली? 26 नवंबर में मिली 49 में, और 26 जनवरी को क्या है ये नाफिज किया गया। ये तारीख याद रखिएगा। तमहीदी आइन, आइन के तमहीद में क्या है? देखिए, हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे। ये बात ये खास करके भारत को है, एक मुक़्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया, ये नुकात याद रखिएगा, क्योंकि ये चार देकर क्या है एक निकालता है इसमें से ये मुनासिब, ये क्या है तमहीदी आइन में ये अल्फाज नहीं है, पूछ सकता है। इसलिए क्या है ये चार अल्फाज मुक़्तदर समाजवादी गैर मजहबी और अवामी जमहूरिया बनाएंगे। ये अवामी जमहूरिया ये अल्फाज याद रखिएगा। ये तमहीदी आइन हिंद के पहले सत्र के अल्फाज हैं, अहम अल्फाज, और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करेंगे, क्या हासिल करेंगे? इंसाफ समाजी माशी सियासी मैदान में, आज़ादी ख़यालात इजहार अकीदा दीन और इबादत में, मसावत बाएतबारी हैसियत और मौके के लिहाज से, और इन सब में उख़्वत को तरक्की देंगे, उख़्वत को, जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद व सालिमियत का तयक्कुन हो, इत्तेहाद और सालिमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साजी असम्बली 26 जनवरी 1949 को यह आइन ज़रिया हज़ा इख्तियार किया गया, उसको इख्तियार किया, वज़ह करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। इस दिन क्या है उसको नाफिज करने का इख्तियार किया गया, लेकिन अमल नाफिज कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर क्या है इसको मंजूरी मिली 26 जनवरी 1949 को मंजूरी। खास करके ये अल्फाज याद रखिएगा। अब हम आते हैं इसके अंदर मौजूदा बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट क्या है देखेंगे। शहरियों के वो हुकूक जो आइन में शामिल हैं इन्हें हम बुनियादी हुकूक कहते हैं। हुकूक इंसान की फलाह व बहबूदी के लिए निहायत ज़रूरी है। इंसान की इनफरादी तरक्की के लिए ये बहुत अहम है। ये हुकूमत के इख्तियारात को महदूद करता है। देखिए, हुकूमत कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे ये बुनियादी हुकूक सलब किए जाए, मतलब उसको ख़त्म किए जाए या छीन लिए जाए। आइन साजी ने बुनियादी हुकूक की हिफाजत की ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया, इसलिए आइन ने शहरियों को बुनियादी हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी अदलिया को दी। देखिएगा, आइन ने दस्तूर हिंद ने क्या किया? शहरियों की बुनियादी हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदारी अदालत को दी गई है, अदलिया अदालत को, कोर्ट को। बुनियादी हुकूक जो आइन के फहरिस्त में शामिल हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। ये बुनियादी हुकूक के लिए है क्योंकि आइन साज ने इसे अलग से तीसरे हिस्से में, बुनियादी हुकूक क्या है, तीसरे हिस्से में तहरीर की है। आइन के ज़रिए हुकूमत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोई भी हुकूमत बुनियादी हुकूक पर हमला नहीं कर सकती। क्या है? कोई भी हुकूमत बुनियादी हुकूक पर हमला नहीं कर सकती। आइन के ज़रिए बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, इसकी गारंटी दी गई है। कोई भी हक तलफी का शिकार फर्द अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है। हक तलफी अगर हो गई तो उसकी अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं। हुकूक आइन की बुनियादी ढांचा तब ही बदल सकता है जब आइन पूरी तरह तब्दील किया जाएगा। देखिएगा, हकीकी ढांचा कब बदलेगा? जब आइन पूरी तरह तब्दील कर दिया जाएगा। हुकूक लामहदूद नहीं है। हुकूक के इस्तेमाल के तरीके वाज़ेह तौर पर
थे तौर पर तहरीर कर दिए गए हैं। ये है नहीं, यहाँ पर कुछ ये आना था, तहरीर कर दिए गए हैं। एक फर्द या जमात को अपने इजहार ख्याल का हक हासिल है। आइन के तीसरे हिस्से में आइन के तीसरे हिस्से में हुकूक के मुताबिक जो दफात लिखे हैं वो 6 किस्म के हैं। आइन के तीसरे हिस्से में क्या है, बुनियादी हुकूक के मुतालिक बहस की गई है। तो कुल हमारे बुनियादी हुकूक कितने हैं? 6 हैं, 6। तो देखिएगा, सबसे पहले मसावत का हक। हाँ, ये दफा नंबर 14 से 18 तक है मसावत का हक। मसावत उसके तहत हुकूमत समाजी, माशी, सियासी, मजहबी, खानदान, ज़ात पात, जिन्स और पैदाइश की जगह की बुनियाद पर शहरियों से कोई इम्तियाज मतलब फ़र्क, इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकती, फ़र्क नहीं कर सकती। हुकूमत क्या है, इनको बुनियाद मानकर किसी भी शख्स को फ़र्क नहीं कर सकती। इसमें कानून की नज़र में मसावत सरकारी मुलाजिमत हासिल करने में मसाई मौके, छूत का खात्मा और खताब का खात्मा वगैरह शामिल है। इस कानून की नज़र में मसावत सरकारी मुलाजिमत हासिल करने के मौके और छूत का खात्मा और खताब का खात्मा कर सकते शामिल है। अंग्रेजी हुकूमत में इनामात के तौर पर ख़ास लोगों को खताब से नवाजा जाता था, जैसे राय साहब, राय बहादुर, दीवान साहब, खान बहादुर वगैरह। इस तरह के खताबात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस तरह के खताबात नहीं दे सकते आप, पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों में आला और अदना का जज्बा पैदा ना हो। देखिएगा, खताबात राइज क्यों नहीं की? आज दस्तूर हिंद में क्या कहा गया है? खताबात का खात्मा लिखा गया। मसावत का हक के लिए क्या है? खताबात का खात्मा अहम नुकता है। तो इसकी अहम वजह क्या है? लोगों में आला और अदना का जज्बा पैदा ना हो, यही अहम वजह है। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेडागोजी में आ सकता है इस तरह से सवाल। अगला सवाल, आज़ादी का हक 19 का आर्टिकल 19 to 22, मतलब दफा नंबर 19 से 22 के तक है। आज़ादी किसी भी फर्द की हम्मा जहत तरक्की का जरिया है। हम्मा जहत मतलब हर तरफ से। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कोई फर्द अपनी मर्जी से जो चाहे वो करे, ऐसा नहीं है। आज़ादी का मतलब है कि कोई भी शख्स अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कानूनी दायरे में रहकर करे और दूसरों की आज़ादी पर किसी तरह का कोई असर न डाले, यही अहम आज़ादी है। इसमें दफा नंबर 19 में क्या लिखा गया है? देखो, हिंदुस्तान के आइन में दफा नंबर 19 के तहत शहरियों को 6 किस्म की आज़ादी की जमानत दी गई है। कौन से हैं 6 किस्म की आज़ादी की जमानत? दफा नंबर 19 में 6 किस्म की आज़ादी की जमानत है। दफा नंबर 19 में बुनियादी हुकूक भी हैं और दफा नंबर 6 में आज़ादी की जमानत है। दफा नंबर 19 में 6 किस्म की आज़ादी की जमानत। ये क्या है? आज़ादी के हुकूक में आते हैं। क्या है? पहला, तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी है। बग़ैर हथियार के एक जगह जमा होने की आज़ादी है। हाँ, तंजीम, यूनियन और इदारे कायम करने की आज़ादी है। हिंदुस्तान के खित्ते में आज़ादाना सफ़र करने की आज़ादी है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी है। किसी भी पेशा या तिजारत करने की आज़ादी है। इनमें से ये तमाम आज़ादियाँ क्या है? दफ़ा नंबर 19 में दर्ज किए गए हैं। ये आज़ादी की ज़मानत है। इन तमाम में अगर किसी पर ठेस पहुंचे तो हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब हम आते हैं जीने और ज़ाती आज़ादी का हक, राइट टू लाइफ एंड
पर्सनल लिबर्टी। ये दफा नंबर 19 से 22 के दरमियान। हाँ देखिएगा, हिंदुस्तान के आइन दफा 20 से 22 तक में जीने और आज़ादी के हक की बात की गई है। इस हक के तहत कोई भी फर्द आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है और उसके तहत किसी भी इंसान को बगैर किसी जुर्म के कैद नहीं किया जा सकता। अगर कानून उसे जुर्म करार देता है और अदालत के पास पूरे सबूत मौजूद हैं, तभी किसी फर्द को कैद किया जा सकता है। जिस इंसान को कैद किया जा रहा है ये सजा दी जा रही है तो उसका जुर्म बताना होगा। क्या है? उसका जुर्म उसे बताना होगा और उसे अपने बचाव के मौके देना चाहिए, जिससे अगर वो बेगुनाह है तो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। किसी भी फर्द को एक ही जुर्म के बदले दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। एक ही जुर्म के बदले दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। अगर किसी फर्द पर किसी जुर्म का कोई शक है तो ऐसे शख्स को हुकूमत आर्जी तौर पर पूछताछ के लिए रोक सकती है और उसकी आज़ादी पर कोई हमला नहीं होगा। दफा नंबर 21A के मुताबिक तालीम का हक आइन 2019 में दर्ज किया गया है। 2019 में क्या है, इसको दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक 6 से 14 साल तक के तमाम बच्चों के लिए प्राइमरी तालीम लाजिमी और मुफ्त करार दी गई। मुफ्त तौर पर तालीम हासिल करने का कानून बनाया गया। दफा नंबर 21A के तहत तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है। इस कानून के अमल में आने के बाद कोई बच्चा तालीम से महरूम नहीं रहेगा। ये कानून 2019 में लागू किया गया। ये बात याद रखिएगा, 2019 में। कौन सा? मुफ्त और लाजमी तालीम। माफ कीजिएगा 2009, माफ कीजिएगा 2009 है, यहाँ पर मैं 19 बोल रहा हूँ। 2009 में क्या है, ये लाजमी और मुफ्त तालीम को राइज किया गया। ये दफा नंबर 21A में दर्ज है। तालीम का हक क्या है याद रखिएगा, 6 से 14 साल के बच्चों को। हाँ, अब ये जीने और आज़ादी का हक में क्या है, ये शामिल किया गया है। अब हम आते हैं इस्तेसाल की मुखालिफत का हक। इस्तेसाल की मुखालिफत का हक ये 23 और 24वें दफा में दर्ज किया गया है। आइन का मकसद है कि इंसान की जान व माल आज़ादी महफूज रहे। जान, माल और आज़ादी, ये तीनों क्या है, महफूज रहे। इसलिए शहरियों को इस्तेसाल की मुखालिफत करने का हक दिया गया है। इस्तेसाल मतलब उनकी छीनना, उनकी जान को या उनके माल को या उनकी आज़ादी को जो इस्तेसाल किया जाता है, ख़त्म करता है, उसकी मुखालिफत करने का हक, दिया गया है। दस्तूर ने इंसान की खरीद व फरोख्त, गुलामी, बंधुआ मजदूरी जैसे बुरे रिवाज की ममानियत के साथ साथ पाबंदी आयद कर दी गई है। ये तमाम आज के दौर में नहीं है क्या? इंसानों की खरीद फरोख्त, गुलामी और बंधुआ मजदूरी, ये तमाम क्या है, ऐसे बुरे रिवाज को की ममानत के साथ साथ पाबंदी आयद कर दी गई है, ख़त्म कर दिया गया, वो करना जुर्म करार दिया गया। इस तरह 14 साल से कम उम्र के बच्चे का कारखानों, खेतों और दूसरे खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। इस तरह से क्या है, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में, खेतों और दूसरे खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। इससे काम कराने पर पाबंदी आयद की गई है, जिसके ना मानने पर काम करने वाले को सजा दी जाती है। 2006 में इसी कानून को और वसअत दी गई है। अब हर किस्म की बच्चा मजदूरी को कानूनी जुर्म करार दिया गया। बच्चा मजदूरी कानून कब मजबूत हुआ? 2006 में। फिर क्या है,
मजबूत किया गया 2006 बच्चा मजदूरी। उसके बाद हम आते हैं मजहबी आज़ादी का हक। क्या है मजहबी आज़ादी? दफा नंबर 25 से 28 के दरमियान। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले और मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग आबाद हैं। हर शख्स को अपने मजहब के उसूलों पर चलने और इबादत करने की आज़ादी है। हुकूमत का कोई अपना मजहब नहीं, हुकूमत का कोई अपना मजहब नहीं, और उसने सभी मज़ाहिब को बराबर का हक दिया है और उसे शहरियों का ज़ाती मसला करार दिया गया है। शहरियों का ज़ाती मसला यानी शहरी जो चाहे वो मजहब में रह सकते हैं। कोई भी शहरी किसी भी मजहब को मानने का हक रखता है। हर एक मजहब को अपना इदारा खोलने और तबलीग करने का हक भी दिया गया है। वो अपनी मजहबी जायदाद जैसे मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वार, मदरसा, खानका, कब्रस्तान, मजहबी तालीमी इदारे वगैरह के लिए ज़मीन हासिल कर सकते हैं और कायम कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत उनके माली इमदाद व खर्च का हिसाब ले सकती है। इसका हिसाब क्या है? हुकूमत को देना पड़ेगा। शहरियों को तमाम मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन मजहब के नाम पर होने वाले गैर इंसानी रस्म रिवाज, गलत तरीके, अंधे अकायद पर हुकूमत पाबंदी आयद कर सकती है। हाँ, गैर इंसानी रस्म रिवाज, गलत तरीके, इन पर क्या है? हुकूमत पाबंदी आयद कर सकती है। अब हम आते हैं पांचवा बुनियादी हक। तहजीब और तालीम हक है 29 से 30वें दफा के अंदर मौजूद है। देखिए क्या है तहजीब और तालीमी हक। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब मानने वाले लोग हैं। हमारे मुल्क में क्या है? मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले लोग हैं। मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले और फ़िरक़ों के लोग मौजूद हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सकाफ़ती और या तहजीब सकाफ़ती यकजहती पाई जाती है। हिंदुस्तान में क्या है? सकाफ़ती यकजहती। आइन में दस्तूर ने शहरियों की तहजीबी और तालीमी हक दिए। शहरियों को क्या है? तहजीबी और तालीमी हक दिए ताकि अपनी तहजीबी और सकाफ़ती रिवायत को कायम रख सके, अपनी मखसूस ज़बानों को तरक्की दे सके। अक़लियतों को अपनी ज़बान, तहजीब, रस्म रिवाज की हिफाजत करने और उन्हें फ़रोग़ देने का हक दिया गया है। इस मकसद को पूरा करने के लिए अक़लियतों को ज़बान के तालीमी इदारे कायम करने का हक दिया गया है। हुकूमत इनको मंजूरी और माली इमदाद देने में हुकूमत मजहब की बुनियाद पर फ़र्क नहीं करेगी। यहाँ पर हमें यहाँ पर पेडागोजी में कैसा सवाल आ सकता है कि ज़बान के लिए तालीमी इदारे कायम करने का हक देना या अक़लियतों को अपनी ज़बान, तहजीब और रस्म रिवाज की हिफाजत करने और फ़रोग़ देने का हक देना, ये तदरीस के या समाजी साइंस के किस शोबे का हिस्सा है? शहरियत, जोग्राफिया, तारीख, माशियात, इस तरह से ऑप्शन आ सकता है। उस वक्त क्या हम शहरियत या सियासियात का ऑप्शन भी आ सकता है, वो डाल सकते हैं। अब हम आते हैं अगला आइन हमारा क्या है? आइन का इस्तिलाह का हक। हाँ, इस्तिलाह मतलब सुधारना, इस्लाह का हक। आइन का इस्लाह का हक बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये बड़ा अहम तरीका है। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट में जाकर अर्ज कर सकता है, यानी अर्जी डाल सकता है और बुनियादी हुकूक की तक़वियत
पहुंचाने के लिए इस्लाही मशवरा दे सकता है और इस पर नजरसानी के लिए अदालत में गुजारिश कर सकता है। अगर दस्तूर में दर्ज शहरियों के हुकूक पामाल हो रहे हों, उसके उस हक से इनकार किया जा रहा हो, तो शहरियों को अदालत से इंसाफ मांगने का हक हासिल है। अदालत की तरफ से बुनियादी हुकूक की हिफाजत के लिए जो फरमान जारी किया जाता है उसे रिट कहा जाता है। रिट अर्जी या रिट कहा जाता है। अदालत की तरफ से बुनियादी हुकूक की हिफाजत के लिए जो फरमान जारी किया जाता है उसको रिट कहा जाता है। राइट कहा गया नहीं, राइट नहीं, एक्चुअली रिट अर्जी क्या है, रिट अर्जी है, रिट अर्जी याद रखिएगा, इस पर भी एक सवाल आ सकता है। अगला नुक्ता है हमारा बुनियादी फराइज, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। बुनियादी फराइज के मुताबिक कहता चलूं तो यहाँ पर देखिएगा, जिस तरह बुनियादी हुकूक शहरियों को हासिल है, ठीक उसी के साथ साथ बुनियादी फराइज भी है। बुनियादी हुकूक और बुनियादी फराइज दोनों एक ही अहमियत के हामिल है। फराइज के अहमियत बताते हैं और उसके मुताबिक शहरियों में बेदारी पैदा करने के लिए 42वीं तरमीम के तहत 42वीं तरमीम के तहत 1976 ईस्वी में हिंदुस्तान के दस्तूर में 10 बुनियादी फराइज शामिल किए गए। कितने? 10। एक्चुअली अब फिलवक्त हैं 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं, लेकिन 1976 में 42वीं तरमीम के तहत 10 बुनियादी हुकूक फराहम किए गए। 11वां आगे है देखेंगे, लेकिन 10 फराहम किए गए। उस वक्त क्या है, हमारे हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी का दौर था। इंदिरा गांधी का दौर, वो वजीर आजम थे इंदिरा गांधी। उनके दौर में क्या है, ये बुनियादी फराइज जारी किए गए। शहरियों को अपने मुल्क के तय अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। हिंदुस्तानी शहरियों के बुनियादी फराइज दर्ज झील हैं। ये दर्ज झील हैं देखने से पहले क्या है, ये फराइज 11 फराइज क्या है हमारे, दफा नहीं दिया गया, नहीं लिखा, लेकिन यहाँ देखिएगा दफा नंबर 51 ए में, दफा नंबर 51 ए में क्या है, ये 11 दफात मौजूद है, 11 बुनियादी फराइज दफा नंबर 51 ए में, याद रखिएगा। तो चलो देखें क्या क्या है। आयन की इताअत में रहें और उसके नजरिए इदारे कौमी परचम और कौमी तराने की इज्जत करें। उन अजीम नजरियात की जिनसे हमारी मुल्क कौमी जिद्दोजहद आज़ादी मुतासिर रही, उन्हें तस्लीम करें और उनकी फरमाबरदारी करें। हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद, सालिमत को बरकरार माने और उनकी हिफाजत करें। जब कभी लाजिम हो मुल्क की हिफाजत करें और कौमी खिदमत फराहम करें। 5वां है मजहबी, ज़बानी, इलाकाई और अलहदा तफरीक से ऊपर उठकर हिंद की तमाम अवाम के दरमियान हम आहंगी मुश्तरका जज्बे को फ़रोग़ दें और उन रसूम की तरदीद करें जो औरतों की इज्जत के मुखालिफ हो। 6वां फर्ज है हमारी कसीर विरासत और इस इज्तिमाई सकाफत की कदर करें और उन्हें महफूज रखें। हमारे कुदरती माहौल, 7वां क्या है, हमारे कुदरती माहौल, जंगलात, झीलें, दरिया, जंगली हैवानात की हिफाजत करें और उन्हें बेहतर बनाएं और जानदार मखलूक से हमदर्दी रखें। 8वां है साइंसी जज्बात, इंसानियत और तहकीकी और इस्लाही जज्बात का क़याम करें। 9वां फर्ज है हमारा अवामी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करें, तशद्दुद को तर्क करें। 10वां फर्ज क्या है, तमाम इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों में बेहतरीन साबित होने के लिए मेहनत कश रहें ताकि मुल्क
مسلسل امور اور کامیابی کے اعلیٰ درجات پر ابھرتا رہے۔ یہ ہیں 10 بنیادی حقوق۔ 11واں بنیادی حقوق جو یہاں پر بتایا گیا ہے، 11واں کیا ہے؟ 82ویں ترمیم کے تحت جو 2002 میں ہندوستان کے دستور میں ایک بنیادی فرائض کو شامل کیا گیا تاکہ والدین اور گارجینز مطلب سرپرست کو اپنے بچوں کی تعلیم کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرایا جا سکے۔ اس لیے کیا ہے، 2002 میں 82ویں ترمیم کے تحت ایک بنیادی فرض شامل کیا گیا۔ والدین یا سرپرست 6 سے 14 سال کی درمیانی عمر کے خود کے یا زیر نگران بچوں کے لیے مفت اور لازمی ابتدائی تعلیم کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ مفت اور لازمی، یہ پہلے کیا ہے، مفت اور لازمی تعلیم کیا ہے، بنیادی حقوق میں شامل کیا گیا تھا، لیکن اس کو اب بنیادی فرائض میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ہیں بنیادی فرائض کے بارے میں۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، اگر ہمارے بنیادی فرائض کو ٹھیس پہنچے یا ان بنیادی فرائض کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے تو ہم اس کو عدالت میں سوال نہیں کر سکتے۔ لیکن کیا ہے، بنیادی حقوق کے لیے ہم عدالت میں سوال کر سکتے ہیں۔ یہ رہا سماجی سائنس میں سیاسیات کے متعلق۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے گا، اور اسی طرح سے ہمارے ویڈیوز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور خاص کر کے ہم CDP چائلڈ ڈیولپمنٹ کے ویڈیوز پرائیویٹلی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔